तो नेपाल जो है ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। ये इस शब्द ने नेपाल के रिश्तों को दूसरी कंट्रीज के साथ आज दिन तक डिसाइड करा हुआ है, ये लैंडलॉक वर्ड ने। नॉर्दर्न रीजन की बात करें, जो पहले तिब्बत हुआ करता था, 1949 में इंडिया के द्वारा चाइना को ये रिकॉग्निशन दी गई कि हाँ, चाइना का पार्ट है तिब्बत, और उसी दिन से वो जो तिब्बत की रियासत है वो चाइना की होती है, और तिब्बत एक तिब्बत ऑटोनोमस रीजन TAR के तौर पे जाना जाता है। इट इज a TAR ऑफ चाइना, तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, जो कि चाइना का पार्ट है। और ये तिब्बत वही तिब्बत है जिसको अंग्रेजों ने पहले एज अ बफर स्टेट मेंटेन किया था। ये सारी कहानियां मैं बताऊंगा। तो नॉर्दर्न रीजन से अगर नेपाल को देखें तो कवर करता है चाइना, साउथ वेस्ट और ईस्ट से कवर करता है इंडिया। ईस्ट में अगर आप देखें तो एक स्टेट आता है सिक्किम और दूसरा स्टेट आता है वेस्ट बंगाल, जिसका दार्जिलिंग का एरिया आप देख सकते हैं। अगर वेस्ट में देखें तो स्टेट आता है उत्तराखंड, और साउथ में देखें तो स्टेट आते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार। कुल मिलाकर के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नाम के 5 राज्य भारत के जो हैं ये नेपाल से लगते हैं, 5 स्टेट्स। ये दूसरी कहानी। दूसरी बात, तीसरी चीज, अगर हम बात करें नेपाल की, तो ये एक हिमालयन कंट्री है, हिमालय देश है। हिमालय के पर्वत जो हैं ये भारत और नेपाल को जोड़ते हैं आपस में, और हिमालय का संबंध बहुत ही गूढ़ा है भारत और नेपाल के साथ। सबसे पहले, हिमालय हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा स्तंभ रहा है, और हम ये मानते रहे थे कि हिमालय नेचुरल प्रोटेक्टर है और हमें चाइना की तरफ से कभी कोई खतरा होगा नहीं। जब तक 1962 का युद्ध नहीं हुआ था तब तक हम यही मानते थे। 1962 की जब वॉर हुई, हमारा ये भ्रम टूट गया। दूसरी बात, भारत में साउथ वेस्ट से मॉनसून एंटर करते हैं, जिनकी एक ब्रांच बे ऑफ बंगाल से होकर के गुजरती है, जो वेस्ट बंगाल से होते हुए हिमालय पर्वतों से टकरा करके बिहार, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में बारिश करती है। ये हिमालय के इलाके से टकराने के बाद जो बरसातें होती हैं, उन बरसातों के द्वारा जो नदियों में पानी आता है, और ये वही नदियां हैं जो नेपाल के इलाके से होकर गुजरती हैं। गंगा रिवर सिस्टम इंडिया का मेन रिवर सिस्टम है, जिसके बेसिस पे इंडिया का एग्रीकल्चर, इंडिया की वाटर रिक्वायरमेंट, इंडिया के नेवल वाटरवेज सारे डिपेंडेंट हैं, और ये मोस्टली हिमालय के उस इलाके से आते हैं जो नेपाल में फॉल करता है। नेपाल या इंडियन रिवर सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट ओरिजिन कंट्री है। क्लियर है ये बात? कहने की बात ये है कि ये जो नेपाल है, इसके लगभग कितने का लोग होंगे, तो कुल मिलाकर के 29 मिलियन पीपल नेपाल में रहते हैं। 29 मिलियन को आप लाखों में, करोड़ों में कन्वर्ट कर लेना, लगभग लगभग 2 करोड़ 90 लाख लोग, मतलब जितनी पंजाब की पॉपुलेशन है इतनी नेपाल की पॉपुलेशन है। इस 2 करोड़ 90 लाख का 20% नेपाली लगभग लगभग भारत में है और भारत में नौकरियां करता है, जिसमें से अकेले 35,000 रुपए की 35,000 कह रहा हूँ 35,000 आर्मी मैन की एक गुरखा रेजिमेंट है अकेली, जो भारत में काम करती है। गुरखा रेजिमेंट हिल नेपाली पीपल को चुन करके बनाई गई है, ठीक है। तो इतने लोगों का नेपाल भारत के साथ लगभग 1850 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। 1850 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो 5 राज्यों में बटा हुआ है भारत के। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कि नेपाल के और भारत के संबंधों की शुरुआत कब होती है, तो शुरुआत की डेट है 1950। आज का जो मॉडर्न यूनियन ऑफ इंडिया और फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल जो है, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल एंड यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में रिलेशन कब शुरू होता है? 1950। 1950 को इनके बीच में एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। सुनने में बड़ी आसान सी ट्रीटी लगती है,
लेकिन ये ट्रीटी बहुत जबरदस्त ट्रीटी है आज की डेट में, और इसने बहुत सारी चीजों को जन्म दिया। कुल मिलाकर के इस ट्रीटी के तहत आर्टिकल 1, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये आज की डेट में करंट अफेयर के चर्चा में रह रहे आर्टिकल है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज आर्टिकल्स। आई विल टीच यू। थोड़ा इतिहास में जाना होगा, चीजें तभी क्लियर होंगी। ये 1950 में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन क्यों हुई, थोड़ी ग्राउंड समझिए। आइए आपको कहानी सुनाते हैं नेपाल की। नेपाल लगभग 1500 सेंचुरी के अराउंड नेपाल में एक खास तरह के लोगों का कंट्रोल होता है। अगर नेपाल को ध्यान से समझना चाहें तो नेपाल में कुछ इस तरह के लोग रहते हैं। देखिए किस तरह के। नेपाल में जो पावर एलीट सेक्शन है, जिसके हाथ में सत्ता रहती है, आज से नहीं लगभग 1500 एडी से इसे पावर एलीट सेक्शन कहते हैं। ये कौन है? ये दो लोग हैं। पहले बहुवन छत्री, और बहुत सारे डांस शोज और बहुत सारे सिंगिंग शोज में इनको इलिटरेट जज जो है छेत्री कहते हैं। कई कई बच्चे डांस परफॉर्मेंस देने का नाम रख देते हैं छेत्री। इट इज नॉट छेत्री, इट इज छत्री, लिखा ऐसे जाता है। तो बहुवन छत्री ये इंपॉर्टेंट ग्रुप है हिमालय पर्वतों का। इन्हें हिल एरिया के लोग कहा जाता है। तो बहुवन छत्री हिली एरियाज, ये राजपूत क्लैन है, दे आर राजपूत पीपल। तो बेसिकली नेपाल इज अ कंट्री रूल्ड बाय द राजपूतास, इज राजपूत पीपल। सेकंड पीपल है ब्राह्मण हिल्स, ब्राह्मण हिल्स, पहाड़ी ब्राह्मण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुवन छत्री जिनमें राजपूत जैसे ग्रुप है एंड ब्राह्मण हिल्स, ये दोनों मिलाकर के कुछ इस तरह से जनसंख्या बनाते हैं 12.5%, 15.5%, कुल मिलाकर के जनसंख्या हो गई 28%। ये 28% पॉपुलेशन जो है नेपाल की, इनके हाथ में नेपाल की सारी सत्ता है। अब इनके ऑपोजिट मेजोरिटी पॉपुलेशंस जो हैं वो कौन सी हैं? कपड़ा दीजिए। इतने सुंदर भी में सजा के रख देंगे कि बाद में जब पढ़ाएंगे तो कुछ दिक्कत देगा ही नहीं। ये मेरा स्टाइल है पढ़ाने का। इसके अलावा कौन लोग हैं यहाँ पर मेन? आइए बात करते हैं जनजातियों की। यहाँ पे एक सेक्शन है जनजाति, एक सेक्शन है आदिवासी। तो तीन सेक्शन आपको मेन नजर आएंगे। एक आपको पावर एलिट्स, बहुवन छत्री और ब्राह्मण है, एक आदिवासी, एक जनजाति। अभी जनजाति जो है इनमें मेन जो हम नजर आएंगे, इनमें आपको नजर आएंगे थारू। अगर आप नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल का जितना भी ये पश्चिमी इलाका है, ये थारू जनजाति से भरा हुआ है, जो उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है, कौन सी? थारू, थारू ट्राइब। ठीक है, थारू होते हैं, भोटिया होते हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं जो सर्दी और गर्मी के बीच में परागमन करते हैं, ट्रांस माइग्रेशन, आवन जावन किया करते हैं ऊपर नीचे। तो ये थारू जनजाति है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति नजर आएगी आपको, तमांग। तमांग नजर आएंगे आपको बहुत बड़े पैमाने पर। तीसरा आपको बहुत हाई लेवल पर यहां पर नजर आएंगे नेवाड़। थारू, तमांग, नेवाड़, ये वो इलाके हैं ये वो लोग हैं जिन्हें जनजातियां कहा जाता है। और इसके बिल्कुल उल्टा नीचे के इलाके में, तराई के इलाके में आपको नजर आएंगे मधेसी, जो आपको बताए गए थे, मधेश के लोग। तो कुल मिलाकर के अगर नेपाल को समझना चाहें तो नेपाल कुछ इस तरह से है। नेपाल के बिल्कुल सेंटर में यहां पर है महाभारत लेक पहाड़ियां, महाभारत की पहाड़ियां। तो नेपाल को अगर समझे तो ये महाभारत लेक की जो पहाड़ियां हैं, लिपू लेक, महाभारत लेक, ये सारा एरिया, इस एरिया में आते हैं एलीट पावर ग्रुप्स, बहुवन छत्री, ब्राह्मण हिल्स। नेपाल का ये जो दक्षिणी इलाका है, जो तराई का इलाका है, यहाँ पे आते हैं मधेश, मध्य देश के मधेश। एक मधेश एक प्रदेश, उनका ये नारा है, तो मधेसी। इसके अलावा अगर हम ये सारा बेल्ट देखें नेपाल का, जिसमें हिली और तराई दोनों इलाके मिक्स हो जाते हैं और माउंटेनियस एरिया, इसमें मिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं जनजाति।
जिनमें तमांग है, थारू है, नेवाड़ है, ये सारे पाए जाते हैं। कुल मिलाकर के कुछ इस तरह से ताना बाना है कि ये जो थारू, तमांग, नेवाड़, मधेश, इनको किसी तरह का कोई राइट, कोई पावर, कोई जिम्मेदारियां मिली नहीं हुई, जबकि इनकी जनसंख्या काफी है और शुरू दिन से राज किनका है? उनका। तो थोड़ी सी कहानी समझते हैं। कहानी क्या है? किसी जमाने में 15वीं सदी में यहां पर रूल होता है शाह डायनेस्टी का। तो आपको बहुत बड़े पैमाने पर नेपाल में शाह नजर आएंगे, अपने सरनेम के पीछे लगाते हैं शाह। यूपी बिहार जाइए, आपको बहुत से लोग नजर आएंगे नाम के पीछे शाह। पूछो कौन है शाह, आगे पूछो तो आगे नहीं बताते फिर। तो शाह आपको बहुत मिलेंगे। ये शाह मुस्लिम शाहू नहीं है। ये शाह कौन है? ये नेपाल के पहाड़ी गुरखा राजपूत है। दे आर गुरखा राजपूत ऑफ द हिली एरिया ऑफ द नेपाल। तो इसको मैं लिख देता हूं गुरखा राजपूत। ये गुरखा राजपूतों ने 1500 से लेकर के लगभग 1541 से 1846 तक, 1541 से लगभग 1846 तक एकात्मक शासन किया है, एब्सोल्यूट मोनार्की के तौर पर। ठीक है, किनका रूल था? शाहों का। 1846 के बाद सिचुएशन एक बदलती है। 1846 से 1951 तक क्या होगा, इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जहां पे पढ़ेंगे वहां पे ये इतना कहानियां नहीं बताई। 1846 से 1951 के बीच में क्या होता है? जैसे मराठों में जो रूलर हुआ करते थे, मराठा रूलर, उनके आगे नेता हुआ करते थे पेशवा। तो धीरे धीरे ये पेशवा मजबूत हो गए और मराठा किंग जो छत्रपति है वो वीक होता चला गया और एक तरफ से मराठा डायनेस्टी, मराठा किंगडम जाने लगी पेशवाओं के नाम से। इसी तरह से इनके भीतर क्या हुआ, ये शाह डायनेस्टी तो रूल कर ही रहे हैं, किंग तो है, लेकिन इनके बीच में इनके जो सिपह सालार थे, इनके जो सेना अध्यक्ष, जो मेन बंदे थे, दूसरे वाले राजपूत, राणा राजपूत, इसी एरिया के राणा राजपूत। इन राणा राजपूतों ने 1846 में जो किंग है उसको एक तरह का पपेट बना दिया, फिगर हेड की तौर पे खड़ा कर दिया और रूल खुद करने लग गए। तो अब राणा डायनेस्टी है, राणा राजपूत। लेकिन मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, शाह हैं अभी भी, लेकिन सिर्फ चेहरा। असल में देश कौन चला रहा है? राणे। तो राणा डायनेस्टी देश चलाने लगा। 1840 से 1951 तक ध्यान रहे राणा। अब होता क्या है, 1950 का दौर है, क्लियर? कभी गुरखा राजपूत तो कभी राणा राजपूत। और कौन सा दौर चल रहा है? किंगडम। और इसमें 1846 से 1951 के बीच में एक चीज होती है। अब राजा तो कौन है? राजा वो है शाह डायनेस्टी। तो भाई हम कौन है? राणा कौन है? प्रधानमंत्री। तो राणा ने खुद को डिक्लेयर किया, मैं प्रधानमंत्री, यही है राजा, किंग है, मैं प्रधानमंत्री, ताकि जनता ना बेफर जाए। लेकिन प्रधानमंत्री कैसा प्रधानमंत्री? आज के बाद प्रधानमंत्री क्या होंगे? क्रोनोलॉजिकल। प्रधानमंत्री तो चुना जाता है, लेकिन अब प्रधानमंत्री क्या होंगे? हेरिडिटरी। तो हेरिडिटरी प्राइम मिनिस्टरशिप स्टार्ट हुई, राणाओं के वंश ही आगे आगे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो 1950 तक ये जो हेरिडिटरी प्राइम मिनिस्टरशिप का कंसेप्ट राणा ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? राणा ने। ये हेरिडिटरी प्राइम मिनिस्टरशिप का कंसेप्ट चलेगा आगे आगे 1990 तक, देखना कैसे। 1950 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 26 जनवरी को संविधान लागू होते ही कहते हैं बस हो गया, अब जो होना था, रिपब्लिक बन गए। इसके तुरंत बाद किसके साथ सेटिंग करते हैं? राणा से बातचीत होती है। क्यों? मैंने बोला था 1950 की संधि क्यों हुई, समझिए। दोनों मजबूर थे करने के लिए। क्यों? 1949 का ये दौर है। विश्व के मानचित्र पर एक देश है चाइना, और चाइना में 1949 में बहुत जबरदस्त कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होता है और चाइना में पीपल रिपब्लिक चाइना की सरकार बनती है और रिपब्लिक ऑफ चाइना को पूरी तरह से खदेड़ दिया जाता है। कम्युनिस्टों की धार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही होती है और बहुत बड़े पैमाने पर जो नेपाल है, नेपाल की इकोनॉमी डे वन से ही लेफ्टिस्ट है, कम्युनिस्ट है।
लेकिन ये चाइना और रशिया वाले कम्युनिस्ट नहीं है, ये कहने कोई कम्युनिस्ट हैं, वैसे दूसरे किस्म के लोग हैं। लेकिन लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी थी और माओवादी भी यहाँ पे थे, माओ के फॉलोअर भी थे। तो राणा को यह चिंता हुई कि यदि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन चाइना जैसे बड़े मुल्क में हो सकता है और इतने बड़े वर्ल्ड कंट्री की पावर कम्युनिस्ट ले सकते हैं, मेरा तो मुल्क ही बड़ा छुटकुन्ना सा है, ऊपर से मैंने राजा को भी कब्जा करके बैठाया हुआ है, ऐसे में तो मेरा बुरा हाल कर देंगे ये लोग। यहाँ पर भी नेचुरली एक रेवोल्यूशन हो सकता है और नेपाल भी माओइस्टों के कंट्रोल में जा सकता है। करना क्या है मुझे, खुद को कैसे बचाना है? इमीडिएटली भारत के साथ संधि करो, दोस्ती की, हमें भारत चाहिए। ये इंटरेस्ट किसका था? नेपाल का। नेपाल के राणा रूलर को उस समय इंडिया चाहिए था, तो इंडिया के साथ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप करना जरूरी था। ट्रीटी ऑफ पीस और फ्रेंडशिप की शर्तें बड़ी खतरनाक हैं, अदरवाइज वो शर्तों को देखो तो बंदा मानने को तैयार नहीं होता कि नेपाल कर भी सकता है ऐसी संधि। तो ग्राउंड समझनी जरूरी है कि नेपाल ने भी मजबूर होकर ही करा, कोई शौक से नहीं करा। दूसरी बात, भारत ने ऐसा क्यों किया? देखिए, अंग्रेजों की सोच को समझिए, थोड़ा तरीके से कुछ समझाता हूं। अंग्रेज कितने दीवाने थे। अंग्रेजों ने भारत को तो कंट्रोल किया, लेकिन अंग्रेजों ने कभी, आपने सोचा, कभी नेपाल को, भूटान को, ये दोनों स्टेट्स को कभी कंट्रोल क्यों नहीं किया? तिब्बत को क्यों? अंग्रेज शुरू दिन से एक थ्योरी में फॉलो करते थे, बफर स्टेट पॉलिसी। उनका मतलब यह था कि फालतू जहां ना उलझना हो वहां उलझा मत करो। उन्होंने, अंग्रेजों ने शुरू दिन से ही रशिया, चाइना, इन दोनों से सीधा टकरार ना हो जाए, इसकी वजह से बीच में कुछ देश पाल के रखे थे बफर की तरह, कि ये बफर का काम करेंगे, हमें सीधे कन्फ्रंट नहीं होने देंगे। इसलिए नेपाल को 1814 के एंग्लो नेपाली वॉर में हराने के बावजूद भी नेपाल पे कंट्रोल नहीं किया, नेपाल को बचा के रखा, बोला बैठा रह तू बफर बन के। और ये युद्ध तब क्यों हुआ था उसका भी ग्राउंड आपको क्लियर किया जाएगा अभी। लेकिन नेपाल पे कंट्रोल नहीं किया अंग्रेजों ने, ध्यान रखना, नेपाल को बफर स्टेट बनाया। जैसे ही अंग्रेज गए, अंग्रेज की यही आइडियोलॉजी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी फॉलो की। जो स्टेट बफर थे उन्हें बफर ही रहने दे दिया, अदरवाइज जहां पर भारत की 552 रियासतों को साथ मिलाया गया, नेपाल की रियासत को क्यों छोड़ दिया गया? उसे भी साथ मिलाया जाना था, लेकिन नेपाली किंगडम को छोड़ दिया गया और नेपाल को एक अलग कंट्री बनने दिया गया। ठीक है। ठीक इसी तरह से सिक्किम नाम की एक रियासत हुआ करती थी। यहाँ पर एक खास रूलर हुआ करते थे, इन रूलर्स का नाम है चोग्याल। ये चोग्याल रूलर जो थे, ये सिक्किम की रियासत में बैठे थे। इंडिया ने इसे भी कंट्रोल नहीं किया, इसे भी बफर स्टेट बना के रखा, कहता रह कोई बात नहीं। अब ये क्यों किया इंडिया ने? आराम से देखिए, कंसेप्ट पे रहिए। हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि 1950 की संधि क्यों हुई, इंडिया का वेस्टर्न इंटरेस्ट क्या था। ध्यान से देखिए, इंडिया ब्रिटिशर्स की बफर स्टेट पॉलिसी को सपोर्ट करता था। आजादी के बाद इंडिया को लगता था कि मुझे भी इस कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करना है, लेकिन बहुत समय से ही जवाहरलाल नेहरू ये भाप गए थे कि तिब्बत, जो कि हिमालय के उस पार है, तिब्बत को मैं बफर स्टेट के तौर पे बहुत ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रख पाऊंगा, तिब्बत निकलना ही है हाथ से। और ठीक बात हुई कि पंगा ना लिया जाए, चाइना के साथ रिलेशन ना खराब किया जाए, तिब्बत तो जाना ही जाना है, चाइना ने ले लेना है, बफर स्टेट की तौर पे मेंटेन नहीं रहेगा। बेटर यह है चाइना को रिकॉग्नाइज करो और चाइना से पीसफुल रिलेशन रखो, लेकिन एक स्टेट, एक कंट्री जिसको मैं एज अ बफर पाल सकता हूँ वो है नेपाल, तो नेपाल को एज अ बफर पालो। तो इंडिया के दम सर पे ये एक ऑब्लिगेशन थी कि वी नीड टू प्रोटेक्ट नेपाल एज अ बफर, बिकॉज तिब्बत इज गोइंग, तिब्बत जा रहा है, तो नेपाल को पालना है। तो उस समय राणा रूलरों के द्वारा नेपाल के किंग त्रिभुवन, जिनके पास उनकी पत्नी और छोटा सा बेटा महेंद्र था, उसे लेकर के जब वहां के राणा रूलर ने उन्हें भगाया, तो भारत ने उन्हें शरण दी। मतलब सेम टाइम पे ही इंडिया में नेपाल के राजा त्रिभुवन भी हैं, उनका बेटा महेंद्र भी है, उनकी पत्नी भी है, और उन्हीं दिनों में भारत वहां के राणा रूलरों के साथ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप भी साइन कर रहा है। समझ रहे हैं ना बात को? इंडिया ने अपने लेवल पे गेम खेली कि अभी के हाल घड़ी जो करना करो,
बाद में ये त्रिभुवन को भेजेंगे वहां, और ऐसा हुआ। राणा के साथ इंडिया ने नेपाल को एक बफर स्टेट बनाए रखने के लिए संधि साइन कर। संधि साइन होने के ठीक 3 महीने में राणा रूलर निपट लिए और वापस पहुंचे वहां पे त्रिभुवन। त्रिभुवन जब वहां पर पहुंचे तो जनता ने उनका खुले दम पर स्वागत किया और ये माना कि ये वही भारत है जिसने त्रिभुवन को बचा के रखा। हालांकि जब हमने ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की थी राणा के साथ, तो वहां के लोग हमारे खिलाफ हुए और उनको ऐसा लगा कि राणा के रूल को हम लेजिटिमाइज कर रहे हैं, परमानेंट कर रहे हैं और किंग को डिनाय कर रहे हैं। लेकिन 3-4 महीने के अंदर ही भीतर ही भारत ने त्रिभुवन को, महेंद्र को जब भेज दिया, लोगों को लगा कि नहीं, एक तरह से तो किंग के ये सपोर्टर ही हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया को ये दिखने लगा था कि माओइस्ट सेंटीमेंट स्ट्रांग हो रहे हैं, लेफ्ट विंग पार्टीज, कम्युनिस्ट पार्टीज नेपाल में स्ट्रांग हो रही हैं। किंग और मोनार्की ही ठीक है, मोनार्की को ही भेजा जाए। आने वाले दिनों में हम मोनार्की को एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल देंगे। लेकिन फिलहाल वहां की लोकल जनता का क्योंकि प्रेम और स्नेह राजा के प्रति ज्यादा है, तो कम्युनिस्ट और माओइस्टों के इन्फ्लुएंस को बैलेंस आउट करने के लिए राजा को भेजो, मोनार्क को सेटल करो। तो त्रिभुवन वहां पहुंचे। 1955 तक त्रिभुवन वहां के राजा हैं, ठीक। उसके बाद 1975 तक महेंद्र। 1975 से 1990 का मेन दौर पार करते हुए 2001 तक वीरेंद्र। तो त्रिभुवन, महेंद्र, वीरेंद्र। 2001 में पूरे विश्व को हिला देने वाली घटना होती है। मैं तब छोटा था, 8वीं 9वीं में था, लेकिन अखबारें उस दिन बहुत हंगामा कर रही थी और घर वाले भी बैठे बातें कर रहे थे। 2001 में नेपाल में घटना होती है पैलेस कॉन्स्पिरेसी। सारे के सारे राज परिवार के मेन बंदे मार दिए जाते हैं किले के अंदर, और आज तक किसी को पता नहीं किसने मारे हैं। इल्जाम लगता है वीरेंद्र के बेटे दीपेंद्र पे, और इल्जाम लगाता है वीरेंद्र का सगा भाई ज्ञानेंद्र। वीरेंद्र का सगा भाई ज्ञानेंद्र और उसकी पत्नी ऐश्वर्या। ज्ञानेंद्र ये कहता है कि अपने बाप को, अपनी मां को और सबको मारने वाला ये बेटा दीपेंद्र है, और दीपेंद्र कुछ कह नहीं पाता क्योंकि दीपेंद्र कोमा में है। दीपेंद्र कोमा में चला गया क्योंकि दीपेंद्र को भी चोटें इतनी आई हैं कि दीपेंद्र हॉस्पिटलाइज और वहीं से वो कोमा में। आज तक दीपेंद्र का रिकॉर्ड ही नहीं लिया गया, दीपेंद्र का कोई बयान ही नहीं, और सारा परिवार मर गया। इल्जाम दीपेंद्र अंदर, और गद्दी पे बैठता है दीपेंद्र का चाचा, माने वीरेंद्र का भाई ज्ञानेंद्र, क्योंकि वो बैठना चाहता था शुरू से, और 2001 से रूल करता है ज्ञानेंद्र। और ये वो पहली घटना है नेपाल की जिसने लोगों का राजघराने से मोह भंग कर दिया, और लोगों ने बोला कि नहीं, अब राजघराना वो नहीं रहा, ये तो कत्ल हो रहे हैं, हमारे नेता, हमारे राजा को मार दिया। ये ज्ञानेंद्र जैसा बंदा गद्दी पे बैठा है। और 2005 के दौरान जब ज्ञानेंद्र ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, तो 2006 में वहां पे जन आंदोलन होता है। इसे दूसरा जन आंदोलन कहा जाता है। पहले 1990 में होता है एक जन आंदोलन, फिर 2006 में, और इस जन आंदोलन से पार्टियां निकल करके आती हैं, और उन पार्टियों का नाम है नेपालीज कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट नेपाली पार्टी माओइस्ट, कम्युनिस्ट नेपाली पार्टी मार्क्सिस्ट। 3 पार्टियां निकल के आती हैं और ये डिसाइड करती हैं कि 2007 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो 2008 में राजघराना खत्म कर देगी। तो नेपाल में 2008 में किंगडम का एंड होता है, और 2008 में पहले प्रधानमंत्री नेपाल के चुने हुए, जो प्रॉपर नए प्रोसेस के अकॉर्डिंग, वो बनते हैं प्रचंड, यानी कि दहल, 2008 के प्रधानमंत्री। फिर वो दोबारा भी बने थे। इतनी कहानी क्लियर हुई? मैंने फास्ट फॉरवर्ड में सुना दी, सारा प्रोसेस भी क्लियर है। अब इसके अंदर की कहानियां खींचते, ये फ्लो समझ में आया सारा? त्रिभुवन, महेंद्र, वीरेंद्र, ज्ञानेंद्र, फिर दहल, प्रधानमंत्री दहल। हाँ, नहीं, बताता हूं, उनके पिता भी बताता हूं। सुनिए ये कहानी। अब कोइराला परिवार की एंट्री भी कराते हैं। ये समझ आए? अभी तो हमने राजघरानों पे ही गेम खेली है और तो कुछ किया ही नहीं। ये तो 4 मुहा कहानी का एक सिरा दिखाया मैंने।
3 फ्रंट अलग अलग हैं वो दिखाने हैं। नेपाल को इतना इजी नहीं है, तभी तो कहीं की कोई लेक्चर कोई नोट्स कुछ मिल नहीं रहा है इसका, क्योंकि कहानियां उलझी हुई हैं। आप मान एसटी अंडरस्टैंड करना, राणा रूलर्स किधर से आ गए, राणा रूलर्स को स्टडी करना, फिर ये हेरिडिटरी प्राइम मिनिस्टर कंसेप्ट, उसके बाद ये त्रिभुवन, महेंद्र, वीरेंद्र, ज्ञानेंद्र, और बीच में वो दीपेंद्र वाला एंगल। नॉट इजी, बट ये आएगा अगर आपको, मतलब इजी, ये बिल्कुल पानी की तरह इजी है। कहा था वापस कहानी पे, जहां से एक सिरा छोड़ा था उसको दूसरा खींचते हैं। मैंने आपको कहा था कि भारत ने किंग को वापस भेजा और ये सोचा कि एब्सोल्यूट मोनार्की की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी, माने कि राजा भी होगा और प्रधानमंत्री भी होगा, वो भी जनता के द्वारा चुना हुआ। 1952 में 1952 में नेपाल में चुनाव होते हैं भारत की मदद से, और इसमें चुन करके आते हैं मैत्रीपाल कोइराला, नेपाल के पहले जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री। राणा परिवार जो चला आ रहा था वो तो हेरिडिटरी प्राइम मिनिस्टर थे ना खुद ही, ये जो है ये जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री थे। त्रिभुवन के समय में ये हुआ, लेकिन त्रिभुवन के बच्चे यानी कि आने वाले साम्राज्य के किंग यानी कि क्राउन प्रिंस महेंद्र को ये पसंद नहीं था। महेंद्र उसी दिन अपने पिता से कह रहे थे कि ये क्या कांड कर दिया आपने, आने वाले समय में हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी, यह जनता के द्वारा चुना हुआ प्रधानमंत्री ही लोकप्रिय हो जाएगा। क्यों? हमने पिता से पूछा क्यों, तो पिता ने पूछा क्यों, कहता आप